नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण समारोह में एक तरह से मेला लगा हुआ था, लोगों का तांता लगा हुआ था, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। एक तरह से मीडिया के द्वारा पूरी तरह माहौल बनाने की कोशिश की गई और मोदी जी के साथ 71 मंत्रियों ने भी जो है मंत्री पद की शपथ ली। और अभी तो सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह ही हुआ है। अभी तो किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसको लेकर चर्चाएं होनी बाकी है। और अभी से ही बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। इनमें सबसे पहला नाम है, केरल से पहली बार एमपी चुनकर आए हैं। पहली बार केरल में बीजेपी का कोई सांसद चुनकर आया है और केरल से ही भाजपा के पहले सांसद सुरेश गोपी को मंत्री भी कल ही बनाया गया। लेकिन शपथ होते ही उन्होंने मंत्री पद छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी और अपने इस्तीफे की जो है वो पेशकश एक तरह से कर दी। और इसके अलावा दूसरी खबर तो आप जानते ही हैं, अजीत पवार ने किस तरह से बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि हमें कोई बड़ा मंत्रालय चाहिए, इसीलिए हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अब आप सोचिए कि ये अगर पहले वाली बीजेपी की सरकार होती, जो बैसाखियों पर टिकी नहीं थी, अपने दम पर सरकार बनाई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो क्या एनडीए के सहयोगियों की इतनी हिम्मत होती कि वो इस तरह से बीजेपी को आग दिखाए? और अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तो केवल महाराष्ट्र से विरोध के सुर उठना शुरू हुए हैं। अभी तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से जब लोग आग दिखाना शुरू करेंगे, तो क्या पीएम मोदी, जो कभी किसी के आगे झुकते नहीं है, आप देखते हैं कि कैसा उनका ओहदा है और किस तरह से वो रहते हैं, अगर वो जो बैसाखियों पर टिके टिके हुए हैं और उन्हें दूसरे लोगों की, सहयोगियों की बात माननी होगी, तो उसके बाद क्या कुछ होगा, ये जो है बहुत बड़ा सवाल उठता है। और क्या वो मानेंगे और ये बैसाखी की सरकार जो है वो कितने दिन चल पाएगी? इसके साथ ही कई सारी बड़ी-बड़ी खबरें जो है वो सामने आई हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने देखा ही कल का शपथ ग्रहण समारोह, जरूर देखा होगा। और जिस तरह से ये जो खबरें सामने आ रही हैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही, एक दिल्ली में ही क्षेत्रीय चैनल से बात करते हुए जो मंत्री बनाए गए हैं केरल से, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैंने तो मंत्री पद मांगा ही नहीं था और हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही उस पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ये पोर्टफोलियो किसे क्या मिलेगा, इस पर चर्चा नहीं हुई और मंत्री पद पहले ही लोग छोड़ दे रहे हैं। देखिए, ये असल में निधि खुद सोचिए, अगर ये सुरेश गोपी जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि मेरे फिल्म इंडस्ट्री के मेरे कोई असाइनमेंट्स हैं, इस वजह से मैं मंत्री पद छोड़ना चाहता हूं। भाई, ये तो उन्हें पहले भी पता था, जब उन्हें मंत्री पद ऑफर किया गया था और वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उन्हें ये बात पता थी कि उनके पास असाइनमेंट्स हैं। अगर ये एक गलत, इसका माने वो चाह रहे थे कि एक गलत मैसेज जाए सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर एक गलत मैसेज जाए, इसलिए उन्होंने पहले तो शपथ ली और उसके बाद मना कर दिया। भाई, ये तो देखिए बहुत अच्छा, आप देखिए किस तरह की चीजें हो रही हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के, जो सरदार बैस सिंह के बेटे हैं और 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, इलेक्शन के 3 महीने पहले वो कांग्रेस छोड़ के चले गए बीजेपी में, चुनाव हार गए और उन्हें मंत्री बना दिया गया। भाई, चुनाव हारने में मंत्री बना दिया गया। अच्छा, एक है जितिन प्रसाद, वो भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस में पिछले 15 साल में वो कई इलेक्शन हारे हैं, जमानत जब्त हुई है। इस बार वो पीलीभीत से सांसद का चुनाव लड़े हैं बीजेपी के टिकट पे, फिर हारे हैं, फिर मंत्री बना दिया गया। अरे मतलब कुछ तो भैया, इसका मतलब यह है कि जो बच्चे क्लास में फेल हो गए उसको तो आपने प्रमोट कर दिया और जो बच्चे पास हो गए उनको आप प्रमोशन देने के लिए तैयार नहीं है। अरे इतनी नैतिकता तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। अच्छा, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे वो आप सोचिए निर्मला सीतारमन हो, एस जयशंकर साहब हो, जितने वैष्णव साहब हो, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं वो सारे के सारे राज्यसभा के हैं। भाई, राज्यसभा में कोई इलेक्शन तो आपको लड़ना नहीं पड़ता, लोगों की समस्याओं को सुनना नहीं पड़ता, लोगों को चाय पिलानी नहीं पड़ती, उनके दुख दर्द सुनने नहीं पड़ते। राज्यसभा में तो क्योंकि स्टेट के अंदर आपके विधायक हैं, इसलिए आपकी सीट सुरक्षित है और ऐसे लोगों को जो पैरा ट्रूपर्स हैं उनको आप वहां से राज्यसभा का सांसद बना दीजिए और मंत्री बना दीजिए। वही आप जितिन प्रसाद के साथ करने वाले हैं, वही आप जो हरदीप पुरी के साथ करने वाले हैं, वही आप बिट्टू साहब के साथ करने वाले हैं। तो ही तो लोकसभा में जिन्होंने पसीना बहाया है,
जिन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता का विश्वास जीता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे एनसीपी के हों, चाहे जेडीयू के हों या टीडीपी के हों, अरे उन्होंने कम से कम चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है, जनता का विश्वास जीता है, उनको आप मंत्री बनाने को तैयार नहीं। अच्छा, जीतन राम मांझी एकमात्र अपनी पार्टी के विधायक वो है, सांसद, उनको हमने कैबिनेट मंत्रालय दे दिया। अच्छा, अजीत पवार को धोखा दे दिया। अरे उस अजीत पवार ने आपके चक्कर में अपने चाचा को धोखा दे दिया। अच्छा, जिसने अपने चाचा को धोखा दिया उसको आपने धोखा दे दिया, उसकी पार्टी भी दो भाग में बांट दी। प्रफुल्ल पटेल एक तरफ हो गए, तटकरे साहब एक तरफ हो गए उनके। तो इसका मतलब यह है कि जिन जिन के साथ जहां जहां प्रण चढ़े संतन के हुए बंटाधार। बिल्कुल ठीक बात है सर। और आपने ये बात तो हमारी हो गई कि जिस तरह ये जो पहले ही सांसद पहली बार चुनकर आए और पहली बार में ही वो कह रहे हैं कि हमें भाई मंत्री पद नहीं चाहिए और हम तो जो है मूवी साइन कर चुके हैं। इसके बाद आप देखिए कि ये जो है वो सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बनने जा रहा है और कहा जाता है कि जितनी कमजोर सरकार होती है उतना ही बड़ा मंत्रिमंडल होता है। अब ये तो बैसाखियों की सरकार है और इनमें से एक भी बैसाखी अगर हट गई तो फिर सरकार आगे चल नहीं पाएगी। तो ये जो बड़ा मंत्रिमंडल बनाया गया है वो जो बाकी गठबंधन के साथी है उनकी शर्तों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि एक की भी अगर शर्त पूरी ना होती तो ये इस तरह से जो चीजें हैं इतना बड़ा मंत्रिमंडल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भाई देखिए, सुरेश गोपी साहब जो हैं, इनको वहां की जनता ने क्यों चुना है? भाई एक उनको चुन लिया अरुण गोविल साहब को, एक हेमा मालिनी जी को चुन लिया है, भाई अगर आपको पिक्चरों में काम करना है तो पिक्चरों में काम कीजिए। एक कंगना रनौत को चुन लिया है। भाई ये जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, ये जाएं अपना फिल्म में काम करें, करोड़ों रुपए कमाएं, विदेश घूमें, फिल्मी सीन करें, इंटरवेल और अपना उसकी बात देखें। भाई जनता का जो काम करे, जनता के बीच में रहे, जनता के दुख दर्द समझे, उनकी महंगाई की, उनकी बेरोजगारी की समस्या को समझे जनता। अच्छा, केरला की जनता वैसे ही इतनी ज्यादा बुद्धिमान है, शिक्षित है, उन्होंने इनको क्यों चुना? अगर इनके पास मंत्री बनने का टाइम नहीं है, अगर ये संसद के लिए इनके पास टाइम नहीं होगा, कल कहेंगे साहब मेरी तो पिक्चर के असाइनमेंट्स है, मैं संसद कैसे जाऊं? तो ये देखिए अन्याय है एक तरह से। और ये मानी बात है कि जिस प्रकार से अजीत पवार, अच्छा अजीत पवार की बात देखिए लॉजिकल है, निधि आप खुद सोचिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव का रिजल्ट आप लोकसभा का देख रहे हैं उससे स्पष्ट लगता है कि असली शिवसेना लोगों ने चुन लिया उद्धव ठाकरे की है, असली एनसीपी चाचा शरद पवार की है। 2/3 मेजोरिटी में असेंबली के अंदर वहां पे जो महाअघाड़ी है उसकी सरकार आने वाली है। अरे जब ये सब कुछ होना है तो अपनी जड़ों से क्यों कटेंगे? वो जब देख रहे हैं कि विधानसभा के अंदर ये महाअघाड़ी जीतने वाली है, वो फडणवीस साहब अपना भागने के चक्कर में, और वहां पे अब जब जीतना नहीं है तो बिना बात के लिए वहां पे इनके साथ रहने से फायदा क्या है, बीजेपी के साथ रहने से? तो महाराष्ट्र की जनता ने असली लोगों को चुन लिया है, नकली लोगों को चुन लिया है, उनका वर्गीकरण कर दिया है। और महाराष्ट्र की जनता वैसे भी आप जानते हैं धोखेबाजों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती। छत्रपति शिवाजी का राज्य है महाराष्ट्र। जी, बिल्कुल सर। और लोगों को जिनको नहीं पता हो मैं बता देती हूँ कि कल शपथ ग्रहण से पहले ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजीत पवार ने अपनी बगावत जो है वो तेज कर दी और कह दिया कि हमसे वादा हुआ था, हमने मीटिंग भी की थी, राजनाथ सिंह भी थे उसमें, अमित शाह भी थे और हमने उनको कहा था कि हमको एक कैबिनेट पद चाहिए, लेकिन हमें एक स्वतंत्र प्रभार का पद दिया जा रहा है और ये हमें मंजूर नहीं है। प्रफुल्ल पटेल को ये मंत्रालय दिया जा रहा है और प्रफुल्ल पटेल तो इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान बड़ा मंत्रालय संभाल चुके हैं। तो अब हमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय मिल रहा है, इसीलिए हम कोई मंत्रालय नहीं ले रहे हैं। यही अजीत पवार ने ये भी कह दिया था कि अभी नहीं तो आगे हमें कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन हम किसी भी हाल में जो है बड़े मंत्रालय से कम में मानेंगे नहीं। हमें स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्रालय है वो नहीं चाहिए। और इसके अलावा अजीत पवार का ये भी कहना है कि एक सांसद आने वाले वक्त में जो हमारे पास विधायक है उसके जरिए राज्यसभा में भी हमारी 3 सीटें होने वाली हैं। तो हम कुल मिलाकर 4 सीटों वाली पार्टी है, तो 4 सीटों वाली पार्टी को एक कैबिनेट पद तो हर हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो एक-एक सीटों वाली पार्टी को भी मिला हुआ है। इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया कि अभी तो हमें कैबिनेट में शामिल होने के लिए हम तैयार नहीं है। तो ऑफर हमें मोदी जी की तरफ से मिला था, बीजेपी की तरफ से मिला था, उसको हम ठुकराते हैं। क्या लगता है सर, मतलब कोई भी आपको लगता है कि
इस तरह से एनडीए को आंख दिखा सकता था आज से पहले बीजेपी को, अगर उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो? देखिए, इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ भी यही किया था। उद्धव ठाकरे से इन लोगों ने तय किया था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल फडणवीस रहेंगे। उसके बाद फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में पड़ गए। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने तो देखिए अपनी बात पूरी कर ली ना, उन्होंने महागाड़ी के साथ 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रह लिए। तो बिना बात उद्धव ठाकरे से झगड़ा मोल ले लिया। अरे जो तुमने तय किया था, जो तुमने समझौता किया था, उद्धव ठाकरे, अच्छा अजीत पवार क्या सोच रहे हैं भाई? आज महाराष्ट्र की जनता में इनकी पत्नी भी इलेक्शन लड़ी, बारामती से हार गई ना चुनाव। भाई आप धोखा देके, अपने चाचा को धोखा देके, निधि खुद सोचिए, आप तो परिवार में रहती हैं, हम लोग परिवार में रहते हैं, हम लोग भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। जिस चाचा ने अपने भाई की मृत्यु के बाद आपको पाला पोसा, आपको राजनीति में आगे बढ़ाया, उसी पे पीठ में खंजर भोंक दिया आपने। जैसे पुराने जमाने में हम सुनते थे ना, मुगलों के जमाने में, कि वो हिंदू राजा जो है भेदिया बन जाते थे, उनका जाके मदद करते थे, और जब राज मांगने जाते थे तो वो कहते थे इसकी गर्दन काट दो, जो अपनों का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में 135 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। तो जो कांग्रेस के ना हुए, जो गांधी के ना हुए, वो गोडसे के क्या होंगे? मौका पाते ही फिर वो वापस आ जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे हिसाब से तो अजीत पवार के साथ बहुत सही किया, एकनाथ शिंदे के साथ भी यही करना चाहिए। अरे इन लोगों ने धोखा दिया। उद्धव ठाकरे की जब गर्दन का ऑपरेशन हुआ था, वह बेचारे परेशान थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे को पूरा अपना अधिकार सौंप दिए थे। उस समय आपने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। तो धोखा देने वालों को धोखा देने को मैं बुरा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार के साथ जो किया बिल्कुल सही किया। जी, बिल्कुल सर। और अब सोचिए कि अगले साल तो महाराष्ट्र में चुनाव है और एनडीए जिसने इतना खराब परफॉर्म किया है महाराष्ट्र में, वहां अभी से ही सिर फुटौवल है। और जब शपथ ग्रहण वाले दिन ही ऐसा हो गया तो एनडीए में आगे क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां शुरू हो गई हैं। और अब तो खबर आ रही है कि जो शिंदे हैं, उन्होंने भी अपने विधायकों के साथ मीटिंग की है, विधायकों ने कुछ शिकायत की है शिंदे से। और इसके अलावा जो है, दैनिक जागरण ने आज, दैनिक जागरण जैसे अखबार ने खबर छापी कि जो अजीत पवार गुट के जो विधायक है, वो शरद पवार के संपर्क में आ गए हैं। तो ये सारा खेल जो है वो महाराष्ट्र में, आपको लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सरकार गिर जाएगी? अगले साल चुनाव नहीं है निधि, इसी साल चुनाव है। अगले 3-4 महीने के अंदर चुनाव है। और इस चुनाव में बुरी तरह, अच्छा एक और आपने खबर सुनी होगी, जेडीयू के 5 सांसदों के फोन आउट ऑफ रीच हैं, क्योंकि लल्लन सिंह को वहां पे फिर मंत्री बना दिया है। केवल 2 मंत्री मिले हैं, एक लल्लन सिंह को मिले और एक और मंत्री मिले ठाकुर साहब। अब लल्लन सिंह हर जगह प्रेसिडेंट भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, सब कुछ लल्लन सिंह को मिलेगा। और बेचारे जो बाकी अति पिछड़े लोग जीते हैं, जो दलित समाज के लोग बैठे, उनको आप कोई लाभ नहीं लेने देंगे। लल्लन सिंह तो भूमिहार हैं। तो बेसिकली इशू ये है कि ये हर जगह, और ये तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीते हैं उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। जितिन प्रसाद को आपने मंत्री बना दिया, आपने रवनीत सिंह बट्टू को, दोनों कांग्रेसी हैं। तो आरएसएस और बीजेपी वालों का क्या हश्र होगा बीजेपी के अंदर? क्या बीजेपी वाले नहीं सोच रहे होंगे जब हम आप सोच रहे हैं? तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर में राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। बीजेपी चुनाव हार रही है, विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। और अगर हारने में थोड़ी बहुत कसर थी तो कंगना रनौत ने पंजाब वालों को आतंकवादी, उग्रवादी कह के, और उनकी छोटी बहन ने भी ट्वीट करके पंजाबियों को कह दिया है कि ये लोग जो है उग्रवादी है, कश्मीर और पंजाब में पता नहीं क्या हो रहा है। अरे अगर तुम लोगों में अकल नहीं है तो बोलते क्यों भाई? चुप रहो। तुम पूरे पंजाब हरियाणा के लोगों को तुम बदनाम कर रहे हो। और सबसे ज्यादा वीरता अगर किसी की है, देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो पंजाबियों को दी है। मैं हिमाचल प्रदेश वालों का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिमाचल प्रदेश से ज्यादा अगर देशभक्त है हिंदुस्तान के लिए कोई, तो वो पंजाबी लोग हैं। उसकी बदनामी कंगना रनौत कर रही, इसका फल इनको भुगतना पड़ेगा। अभी अभी अगर मोदी जी में थोड़ा भी वो बाकी है, कंगना रनौत को कहेंगे रिजाइन करो और जाओ अपना फिल्म इंडस्ट्री में काम करो। जी, बिल्कुल सर। और अभी तो विरोध के सुर उठने बाकी हैं, क्योंकि अब तो ये सब चाहेंगे कि उन्हें मलाईदार मंत्रालय मिले, उनके पास हो। और उसको लेकर भी अब मातापच्ची होनी बाकी। कहा जा रहा है कि 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आएँगी। और सर एक बात को लेकर और है संशय
कि जैसे कई सारी खबरें सामने आ रही थी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी, कि गडकरी को इस बार जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आखिर क्या मजबूरी हो गई कि उन्हें जो है शामिल भी करना पड़ा और अपने बगल में बैठाना भी पड़ा मोदी जी को? नहीं नहीं, देखिए, अगर नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति को ये शामिल न करते तो इनकी सरकार 10 दिन न चलती। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आप सर्वे करा लें तो नितिन गडकरी की बीजेपी के मंत्रियों में सबसे अच्छी इमेज अगर किसी की है तो नितिन गडकरी की है। अच्छा, एसडी कुमार स्वामी को सबसे फ्रंट सीट में बिठा रखा है। एसडी कुमार स्वामी, जिनका भतीजा और जिनका छोटा भाई एक्यूज्ड है 3000 वीडियोस का, वो एसडी कुमार स्वामी इनके मंत्री बनेंगे। अरे भैया, थोड़ी अगर मॉरलिटी है, अगर थोड़ी नैतिकता है तो कहो भैया, मेरे छोटे भाई और मेरे भतीजे के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोषी है, आरोप है। ऐसे समय में उनको आप मंत्री बना रहे हैं, मतलब ऐसा मंत्रिमंडल आप बना रहे हैं। अच्छे छवि के लोग आपके पास नहीं है क्या? ऐसे छवि के लोगों को, ऐसे पारिवारिक छवि के लोग। प्रोज्वल रमन्ना जो है जर्मनी में जाके बैठ गया, देश की भेद पिटवाता रहा, अब जाके वो अरेस्ट हुआ है। अब कल पता चला अध्यक्ष बना देंगे बीजेपी का टेनी महाराज को, या रमेश भिदोड़ी को, या ब्रजभूषण शरण सिंह को। भाई, थोड़ी तो शर्म हया रखिए ना। ऐसे लोगों का अब ये तो जनता ने लखीमपुर खीरी से टेनी महाराज को हरा दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब कल उनको अध्यक्ष बना देंगे, कहेंगे मैं बड़ा डिसिसिव प्राइम मिनिस्टर हूं। ये डिसिसिव प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ये एक प्रकार का तानाशाही होती है। जनता की भावना को समझिए। कंगना रनौत ने देश की जनता के साथ जितना बड़ा अनाचार किया है, अब वो एक वीडियो सामने, निधि आपने देखी, कहीं थप्पड़ मारते दिखी वो लड़की। अब वो लड़की के आप माँ बाप, अच्छा बता रहे हैं, अब जो बता रहे हैं लोग, जो असली खबर निकल के आई है कि उससे जब उसका नेम प्लेट लिखी थी और उसमें लिखा था कौर, नाम लिखा था, तो इसने, कंगना ने पूछा जब कौर हो, पंजाबी हो, उग्रवादी हो, तब थप्पड़ मारा है उसने। अरे मैं हिंदुस्तान के प्रति समर्पित हूं, भारत माता है मेरी, अगर मुझे कोई उग्रवादी कहेगा, देश विरोधी कहेगा, थप्पड़ तो मैं भी मार दूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अरे किसी के देशभक्ति पे आप प्रश्न उठा देंगे, पंजाबियों और सिखों की देशभक्ति पे प्रश्न उठा देंगे, उनके माँ बाप के लिए कुछ कह देंगे, उनके घर वालों के लिए कुछ कह देंगे। अरे भूखे पेट वो बेचारे बैठे रहे अपने आंदोलन के लिए, आप कहते हैं 100 रुपल्ली वाले हैं, आपको तो थप्पड़, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर मार दिया तो जो धारा लगती है, छोटी मोटी धारा लगेगी, बेलेबल ऑफेंस है, वो लड़की वापस आ जाएगी, उसको जो है नौकरी बरकरार कीजिए। उसने अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाया है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सर, ये शपथ ग्रहण से पहले जो तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, टीडीपी और जेडीयू को अब तो केवल 2-2 मंत्रालय दिए गए हैं, तो क्या 2 मंत्रालय लेकर ये लोग चुप बैठ जाएँगे? क्योंकि नीतीश तो एक रात पहले तक उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की और कहा कि हमारी इतनी सारी सीटें, हमें कम से कम 5 पद मिलने चाहिए। इसके बाद उन्होंने बार्गेन करते-करते कहा चलो ठीक है, 4 तो मिलने ही मिलने चाहिए। लेकिन अब उससे भी आधा कर दिया गया नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार की आकांक्षाएं अगर पूरी नहीं की जा रही हैं, तो नीतीश कुमार तो बड़ी जल्दी पलट सकते हैं। और इधर चंद्रबाबू नायडू भी हैं, आप जानते हैं कि वो किस तरह से बार्गेनिंग करते हैं और अपनी उनकी मांगे जो है वो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। तो इन दोनों की मांगे कैसे पूरी होंगी? भाई देखिए, उनको अपने अपने स्टेट के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए। मंत्री पद लेके क्या करेंगे जब ये सरकार गिरने वाली है? अब ले लें 6 मंत्री और 15 दिन के बाद सरकार गिर जाए तो मंत्री पद का करेंगे क्या? वो मंत्री भी गाली देंगे कि साहब 15 दिन के लिए मंत्री बना दिया आपने। अगर मान लीजिए अगले 10 दिन के पहले मंत्रिमंडल में वो निर्णय करवा दें कि आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल रहा है और 1.5 लाख करोड़ का उनको बजट एलोकेट होता है और वो अपनी राजधानी बनाए, स्मार्ट सिटीज बनाए और अच्छे दिन लाएं अपने प्रदेश वालों के लिए, उनका काम तो हो गया ना। भाई नीतीश कुमार को तो 4 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव होने उसका ध्यान रखना है, वो जीत जाएंगे। और पिछली बार जैसे चिराग पासवान से धोखा दिलवाया गया था बीजेपी के द्वारा और जेडीयू की सीटों को घटाया गया था, जेडीयू उसका बदला ले लेगी। भाई जब जनता के सामने जाएगी, कहेगी स्पेशल स्टेटस हमने ले लिया, अब आप लोगों को पैसा दिला रहे हैं, हम आपको नौकरियां दिलाएंगे, आपको अच्छे सारी सुविधाएं दिलाएंगे, इंडस्ट्री लगवाएंगे, और उसके बाद इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद वो बीजेपी की सरकार को गिरा देंगे, फिर अपने 5 मंत्री रख लेंगे। इंडिया गठबंधन में परेशानी क्या है? तो अभी टेम्परेरी 5 मंत्री के बजाय परमानेंट 5 मंत्री रखना टीडीपी के लिए भी ज्यादा अच्छा है और नीतीश कुमार के लिए भी ज्यादा अच्छा है।
जी सर। और अभी तो सबसे बड़ा पेच जो अटका हुआ है वो तो लोकसभा स्पीकर को लेकर है और संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी जो है स्पीकर का पद भी टीडीपी को देने वाली नहीं है। जैसा कि उन्होंने मंत्रिमंडल में उनकी बात नहीं सुनी, उसी तरह से स्पीकर का पद भी जो है उन्हें नहीं मिलने वाला है। और इधर जो है खबरें न्यूज़ 18 पर जैसे चैनलों पर ये खबर चलाई जा रही है कि टीडीपी जो है वो मांग पर अड़ी हुई है। अभी भी कह रही है कि हमें जो स्पीकर पद है वो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है बहुत बड़ा पेच है और इसको लेकर आपकी टिप्पणी सर क्या है? देखिए, अगर टीडीपी स्पीकर पद लिए बिना अगर इस सरकार में शामिल होती है, बहुत बड़ा धोखा खाएगी, बहुत बड़ा धोखा खाएगी। वाईएसआर कांग्रेस के चारों सांसदों को बीजेपी ने अपने अंदर लेने का प्रयास शुरू कर दिया है और टीडीपी को भी तोड़ देंगे। जैसे इन्होंने शिवसेना को तोड़ा और एनसीपी को तोड़ा, ये जेडीयू को भी तोड़ देंगे। आज जेडीयू के जो 5 सांसद हैं जिनके फोन स्विच ऑफ हैं, हो सकता है कल उनको कहें असली जेडीयू है और टीडीपी को तोड़ के कहें ये असली टीडीपी है। चंद्रबाबू नायडू को भी अलग कर दें, नीतीश कुमार को भी अलग कर दें और जो लोग तोड़ के आए उनको, जैसे इन्होंने उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के साथ किया। तो अगर चंद्रबाबू नायडू बिना स्पीकर पद के इस सरकार में बने रहते हैं और बीजेपी के किसी को स्पीकर बनने देते हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह को बनने देते हैं, तो आगे आने वाले दिन चंद्रबाबू नायडू के लिए और नीतीश कुमार के लिए अच्छे नहीं होंगे। ये मैं उनको बताना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और अभी जिस तरह से खबर आ रही है कि लगातार जो है ये चल रहा है कि किसको कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। और इस बीच सर मैं आपको बताना चाहूंगी कल जिस तरह जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है और उसी समय जिस समय शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और आज भी खबर आई है सर कि जो मणिपुर है वहां के जो सीएम है उनके सुरक्षा कर्मियों पर उनके काफिले पर उनके दौरे से पहले हमला हुआ है और जो एन बीरेन सिंह है उनकी सुरक्षा टीम पर अटैक किया गया है। उग्रवादियों ने सुरक्षा टीम पर हमला किया है। तो ये सारी चीजें जो है सुरक्षा स्थिति सर ठीक नहीं है तो बाकी कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, यही व्हाट्सएप के माध्यम से जो अफवाहें फैलाई गई हैं, दुष्प्रचार किया गया है कि मोदी जी के जमाने में कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, 370 अच्छी हो गई। अरे अभी तक तो कश्मीर के अंदर ब्लास्ट हुआ करते थे, अब तो जम्मू के अंदर होने लगे हैं और मणिपुर की दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई है, जबकि जय वीरेंद्र सिंह की सरकार है वहां पर। इसलिए मणिपुर की जनता ने जो ये व्यवहार हुआ है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उसकी असलियत को समझ लिया है। रोज इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और अगर आप देखिए, अगर इस प्रकार की बातें करेंगे, इस प्रकार की उत्तेजक बातें करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। तो हमें तो एक ऐसा नेता चाहिए हिंदुस्तान में जो प्यार मोहब्बत की बातें करे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा हो, जो महात्मा गांधी जैसा हो। गोडसे जैसी बात करेंगे तो गोडसे जैसी बातें दूसरे लोग भी करेंगे और देश को नुकसान होगा। अब उसे कौन, वो मालदीव के पहले तो उनको भक्त लोग जो थे उनको ट्रोल किया करते थे, अब उनका आगमन कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। अरे हमारे हिंदुस्तान के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में मालदीव के मंत्रियों ने जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, बुला रहे हैं हम उनको, बस मतलब इनका एक आईटी, अच्छा एक आईटी सेल के अमित मालविया साहब हैं, निधि आपने सुना होगा। आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता ने अमित मालवीय के खिलाफ आरोप लगाए कलकत्ता में उन्होंने क्या कुकर्म किए। वो प्रोज्वल रवन्ना से कम नहीं है, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये उनके ही कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है। एक बहुत बड़े आरएसएस बीजेपी के वहां के पदाधिकारी के भाई ने आरोप लगाया है, लिखित में आरोप लगाया है कि वहां पे अमित शाह ने न केवल जिन 5 स्टार होटल में रखे थे ये दुर्व्यवहार किया है, बल्कि बीजेपी के कार्यालय में भी किया है। प्रोज्वल रवन्ना का एक और वो प्रतिरूप पैदा कर दिया बीजेपी। तो ये तो हद हो गई भाई। तो वहां चुनाव लड़ाने गए थे कि ये कार्यक्रम करने गए थे? तुमने हमारी देश की सभ्यता संस्कृति को बिल्कुल बदनाम कर दिया है, प्रोज्वल रवन्ना टाइप और अमित वाजपेयी टाइप। अगर ये आरोप है, मैं उन्हें वो नहीं बता रहा हूं, ऐसा अगर किसी कांग्रेसी के साथ होता अभी तक पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया होता। अमित मालविया को अभी वो नहीं करेंगे, क्योंकि अमित मालविया जितना दुष्प्रचार हिंदुस्तान के अंदर 10 साल के अंदर हुआ है उसका प्रणेता है। जी सर। और सवाल अब मैं पूछूंगी, इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं और ममता बनर्जी ने तो कल बहुत लंबी चौड़ी बात कही।
और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी मेरी इस तरह से सरकार बनी होती तो मैं प्रधानमंत्री कभी ना बनती और इसीलिए मैं उन्हें बधाई नहीं दूंगी। जिस तरह से वो टुकड़ों में सरकार बना रहे हैं, तो अगर मैं होती तो मैं प्रधानमंत्री कभी ना बनती। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो वेट कर रहा है, मतलब उन्होंने कहा कि हम देख भी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, जब भी सही समय आएगा हम सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और अखिलेश यादव ने भी इसी तरह के संकेत दिए हैं। उद्धव ठाकरे लगातार मीटिंग कर ही रहे हैं, उधर शरद पवार भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने जो है वो अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। भले ही सबके सामने ये कह दिया है कि हाँ ठीक है हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे खेल चालू है। देखिए, बंगाल में केवल 2 राज्य मंत्री दिए हैं और बंगाल ने जितने सांसद दिए हैं उतने तो पंजाब ने नहीं दिए। हारने वाले को आपने वो बना दिया मंत्री। बंगाल के अंदर आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई है, वहां जो बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता कहते हैं कि सारी पार्टी पे कब्जा तो टीएमसी और कांग्रेस वालों ने कर लिया, बीजेपी का इसमें लेना देना क्या है। और असली मुद्दा यह है कि बीजेपी के 5-6 सांसद बंगाल के दीदी के संपर्क में हैं। अरे रहना तो उनको बंगाल में, और बंगाल में टीएमसी ने अपना जो है सिद्ध कर दिया है। जब उनको मंत्री पद नहीं मिलना, जब उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलना, तो बीजेपी में रहेंगे क्यों? वो चले जाएंगे टीएमसी में वापस। विधानसभा भी जीतेंगे, संसद भी जीतेंगे और उसके बाद जो इंडिया के गठबंधन की सरकार बनेगी वहां पे जाएंगे। तो असली मुद्दा यह है कि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, आप जो है जो लोग जीत रहे हैं उनको वो नहीं दे रहे हैं, मंत्री पद नहीं दे रहे हैं, जो हारने वाले हैं उनको दे रहे हैं। तो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, हर जगह पे बगावत सुलग रही है और इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं जिनका नाम नहीं कि अच्छा वो जो फिल्म एक्टर हैं उनको आपने मंत्री पद बना दिया। अच्छा वो भी चालाकी कर गए, पहले कह देना चाहिए था भैया मेरे पास असाइनमेंट है, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। शपथ ले ली, अपनी कार ले ली, अपना मस्ती ले ली, पूरा अपना प्रोपेगेंडा हो गया। आप कह रहे हैं मेरे को मंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो असाइनमेंट है। तो इधर ये खेल खेल रहे। तो ये मानी बात है कि मोदी जी को, लेकिन मुश्किल क्या है मोदी जी के साथ, अगर प्रधानमंत्री ना बने तो कितनी समस्याएं उनके सामने आ जाए। अरे उनके नितिन गडकरी ही अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे या राजनाथ सिंह बन जाएंगे या नीतीश कुमार बन जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हश्र होगा ये हम कल्पना कर सकते हैं। जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया, दूसरे भी उन्हीं के साथ करेंगे। तो उनकी तो मजबूरी है कि प्रधानमंत्री बने रहे जब तक संभव हो। जी सर, आखिरी सवाल करूंगी कि यूपी में जिस तरह भाजपा की बुरी हार हुई है और योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो मोदी जी के सामने तो और ही कम हो गया। और आज मैंने देखा कि शपथ ग्रहण के बाद अमित शाह ने उनसे मुलाकात की, राजनाथ सिंह ने, गडकरी से, सबसे जो है योगी जी ने मुलाकात की है। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि क्या यूपी में भी कुछ ना कुछ चल रहा है? देखिए, योगी जी का कोई दोष नहीं है, सारा का सारा उत्तर प्रदेश की हार का ठीकरा अमित शाह पे फूटना चाहिए। अमित शाह ने टिकट सेलेक्ट किए हैं, अमित शाह ने रणनीति बनाई है, अमित शाह ने सब कुछ किया है। योगी को तो कुछ करने ही नहीं दिया। अगर योगी को करनी होता तो वो टेनी महाराज को टिकट न लेने देते, वो धनंजय सिंह को जेल न भेजते, उनको टिकट दिलवा देते, जौनपुर जीत जाती बीजेपी। वो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट न देते। तो इसमें योगी जी की क्या गलती है? भाई योगी जी की कोई गलती ही नहीं है। सारा का सारी रणनीति तो अमित शाह ने बनाई हुई है। अमित शाह एक एक जगह कांटेक्ट करके अपने लोगों को टिकट बंटवा रहे थे। तो योगी जी को दंड देंगे तो और भुगतेंगे। आज जो वहां पे असेंबली, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन का असेंबली वार अगर आप निष्कर्ष निकालेंगी तो वहां अच्छा खासा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत रही है और अच्छी मेजोरिटी से जीत रही है। और योगी जी को अगर आपने दंडित कर दिया तो 3/4 मेजोरिटी से जीतेगी, क्योंकि योगी जी की साख जो है अमित शाह से बहुत ऊंची है और बिल्कुल मोदी जी के समकक्ष है। जी सर, और हमारे दर्शक है उन्होंने आपसे सवाल पूछा है कि नीतीश की क्या मजबूरी थी मोदी जी के पैर छूने की? ये सवाल जो है आपसे जरूर पूछा गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने एक किस्सा सुनाया था। एक बड़ा बदमाश लड़का था क्लास के अंदर, तो टीचर जो थे वो काला सूट पहन के आए, तो बच्चे ने क्या किया, बदमाश बच्चे ने हाथ में खूब सारी चौक लगा ली और उसके टीचर के जाके पैर छुए और सारी पैंट गंदी कर दी। बाद में पहले तो टीचर ने सोचा कि देखो सुधर गया, मेरे पैर छूने आया, बाद में पता चला सारी पैंट गंदी कर दी थी। तो पैर छू के उन्होंने पैर में क्या किया है तो समय बताएगा। नीतीश कुमार बिहारी हैं, वो ऐसे ही नहीं पैर छुआ है। पैर छूते समय कोई ना कोई उन्होंने अपना अपना दांव खेल दिया है। तो दांव का इंतजार कीजिए। ये सब बहुत जो है पैर ये
अफजल खान ने भी शिवाजी को गले लगाया था केवल मारने के लिए, तो वो चक्कर में मत पड़िए, डोंट रीड टू मच। अभी देखिए खेल बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, इंटरवल आएगा, बाहर जाके चाय पकौड़ा खा के आइएगा, और जब क्लाइमैक्स आएगा तो बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और एक और सवाल हमारे दर्शक आपसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी जिसको सर माथे लगा ले उसको निपटा देते हैं, जैसे पुरानी संसद में घुसे, पैर छूकर उसको बदल दिया। इस बार संविधान की किताब को सर माथे लगा लिया है, अब क्या होगा, इसका मार्गदर्शन करिए स्वामी जी। नहीं नहीं, ये मुझे भी डर लग रहा है। देखिए ये बात तो पक्की है, संविधान को उन्होंने माथे पे लगाया, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति संसद को भी माथे लगाया था और संसद नहीं बन गई थी। नया संविधान बनाने के बाद जो लल्लू सिंह ने की थी और अरुण गोविल ने की थी और जो हेगड़े साहब ने की थी, इसका मतलब यह है नया संविधान बनने की और नया मनुस्मृति बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि माननीय मोदी जी की अगर जो उनके एक्ट्स होते हैं और उसका कोरिलेशन करना, स्थापित करने की कोशिश कीजिए, तो मुझे डर लग रहा है कि संविधान, अच्छा अगर संविधान नहीं रहेगा देश के अंदर, निधि ये बात समझ लीजिए, मेरा और आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इस देश में हम लोग स्वतंत्रता की जो सांस ले रहे हैं और आनंद से जी रहे हैं, इसका केवल कारण ये देश का संविधान है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान है। अगर संविधान नहीं रहेगा, मनुस्मृति रहेगी, ये देश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत मेहनत की है, बंगाल की जनता ने की है, हरियाणा की जनता ने की है, महाराष्ट्र की जनता ने की है, मध्य प्रदेश की जनता पता नहीं क्या है चक्कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है हो सकता है मध्य प्रदेश वाले भी उनका सोचने का तरीका दूसरा हो, लेकिन जब संविधान खत्म होगा ना तो मध्य प्रदेश वालों आपको भी बहुत कष्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा के लिए आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस तरह से एनडीए में बगावत के सुर अभी से उठने शुरू हो गए हैं और उसको लेकर तमाम तरह की हमने चर्चा की, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी। नमस्कार।